नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों में अपन ने समता का अधिकार पढ़ लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया था और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। आज अपन धार्मिक स्वतंत्रता से आगे वाला जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित मौलिक अधिकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले एक बार अपन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको रिवाइज कर लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक था। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ था कि 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं वो थी कि व्यक्ति अंतःकरण की किसी भी धर्म का बाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आर्टिकल 26 में पढ़ा था कि व्यक्ति क्या कर सकता है, धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनका जो प्रबंधन है वो खुद भी स्वयं संभाल सकता है। धार्मिक संस्थानों के लिए चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है। आर्टिकल 27 में अपन ने पढ़ा था कि जो राज्य है धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगा सकता। इसका एग्जाम्पल अपन ने जजिया कर से समझा था। और आर्टिकल 28 में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी जो इंस्टीट्यूट है या कोई भी संस्थान है, राजकीय संस्थान है, उसमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उस कक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता। बल्कि जो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है या राजकीय संस्थान, उसमें तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। उसके बाद में आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित। आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति इनके संरक्षण हेतु क्या कर सकता है, प्रयास कर सकता है। जो राज्य भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति, कोई भी व्यक्ति इन सबके संरक्षण के लिए क्या कर सकता है, प्रयास कर सकता है। उसके बाद में राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। वंचित नहीं कर सकता। भाई, व्यक्ति को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है और किस राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। ये जो मूल अधिकार है बहुसंख्यकों की जो संख्यक है उनको भी प्राप्त है। भाई, अगर बहुसंख्यक भी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के लिए आंदोलन करते हैं या कुछ करते हैं तो उनको भी ये सब करने का अधिकार है। इस प्रकार आर्टिकल 29 में ओनली संस्कृति और इसके संरक्षण का प्रावधान है। अगर आर्टिकल 30 की बात करें, आर्टिकल 30 की बात करें, 30 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक
विकास हेतु अपने विकास हेतु संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। अर्थात भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? धार्मिक और भाषाई। एक तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक। ये व्यक्ति अपने स्वयं के विकास के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी स्वयं कर सकते हैं। और राज्य जब वित्त का वितरण करेगा, राज्य जब संस्थानों को वित्त का वितरण करेगा या वित्त का बंटवारा करेगा, तब किसी प्रकार का इनके साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं करेगा। भाई जो संस्थान बहुसंख्यकों के लिए है, राज्य उनको जितना फंड उपलब्ध करवाएगा उतना ही फंड जो संस्थान अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए हैं उनको भी उपलब्ध करवाएगा। और यदि राज्य ऐसे संस्थानों का अधिग्रहण करता है तो राज्य को क्या देनी पड़ेगी? क्षतिपूर्ति राशि, क्षतिपूर्ति राशि देनी पड़ेगी। इस प्रकार जो अपना जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के अल्पसंख्यक बताए गए हैं? 2 प्रकार के, धार्मिक और भाषाई। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अल्पसंख्यक की, तो जो अल्पसंख्यक विभाग है उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और ये निर्णय करता है कि कौन अल्पसंख्यक है। भाई अल्पसंख्यक के अंदर कौन कौन से धर्मों को शामिल करना है। अब तक टोटल 6 धर्मों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसमें जैन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध शामिल है। टोटल 6 धर्म कितने हैं भारत में अल्पसंख्यक? कौन कौन से? जैन, मुस्लिम, ईसाई, सिख और पारसी और बौद्ध। और 2006 में अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो 2006 में बनाया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इस प्रकार जो भारतीय संविधान है उसमें 5वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित। आर्टिकल 29 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृति, बोली और लिपि के संरक्षण के प्रयास कर सकता है और कोई राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। जो अपनी बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण का जो अधिकार है वो बहुसंख्यकों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 30 बोलता है कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है वो अपने स्वयं के विकास के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन भी स्वयं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें, जो राज्य जब इन संस्थानों का धन का बंटवारा करेगा उस समय ऐसे संस्थानों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और इसके अलावा जो राज्य हैं इनका यदि कोई अधिग्रहण करता है धार्मिक संस्थानों का, अल्पसंख्यक
इनके ऐसे संस्थानों का, तो उनको पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि भी देनी पड़ेगी। अब अल्पसंख्यक विभाग 1992 में, और ये निर्णय करता है कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक नहीं है। इसके अंदर अब तक भारत में 6 धर्म है जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, वो जैन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध है। और 2006 में अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है। इस प्रकार हमने अभी शिक्षा व सांस्कृतिक से संबंधित अधिकार पढ़ा। इसके आगे वाला जो मौलिक अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। ये जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार मूलतः 7 और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर एक क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको हटाकर इसको क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार, जो अब 31 से उठाकर कौन से आर्टिकल में डाल दिया इसको, 300A में। इस प्रकार हमने संपत्ति के अधिकार की बात की थी। लेकिन अब जो आर्टिकल 31 है इसके अंदर कुछ जुड़े हुए हैं। 31A बोलता है कि राज्य जो है राष्ट्रहित में किसी की भी निजी संपत्ति का क्या कर सकता है, राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अर्थात राज्य राष्ट्र हित में निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। और जो क्षतिपूर्ति राशि है जिसे भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। आर्टिकल 31B, इसमें लिखा हुआ है कि जो 90वीं अनुसूची है उसमें जो एक्ट डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। भाई 31A और 31B दोनों फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मैंने जब अनुसूचियां पढ़े थे तब बोला था कि 90वीं अनुसूची में जो भू सुधार है उनके नियमों को डाला गया है और ये न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण देती है। उसी प्रकार जो 90वीं अनुसूची में एक्ट है उनको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये किसमें किया है, 31B में। इसके बाद में 31C ये बोलता है कि यदि आर्टिकल 39A और 39B राज्य इनके जो उद्देश्य हैं प्राप्त करने हेतु कोई कानून बनाता है, कोई क्या बनाता है, कानून बनाता है। और ये कानून आर्टिकल 14, 19 और 31 इनका क्या करता है, अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है। तो ऐसी स्थिति में कानून शून्य घोषित नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। अर्थात 39A और 39B के 39B और 39C, 39B और 39B
और 39C है। इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनाता है तो जो आर्टिकल 14, 19 और 31 इनके अधिकारों में कटौती होती है, तो ऐसा कानून इसी स्थिति पे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आज अपन ने भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित मौलिक अधिकार और संपत्ति का जो अधिकार था उस पर विस्तार से चर्चा की। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।